टाइम इज नॉट मनी। समय का खास होना जरूरी नहीं है, खास लोगों के लिए समय होना ये जरूरी है। जिस किसी ने भी ये बात कही है, बड़ी जानदार बात कही है। समय हर किसी के पास होता है, लेकिन उसकी कीमत हर कोई नहीं जानता है। काफी सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि टाइम इज मनी, समय ही सब कुछ है, इसलिए इसे अच्छी तरह से मैनेज करना हम सभी को आना चाहिए। हम सभी की जिंदगी में हर रोज 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सारा समय हमारे पास होने पर भी हमें समय की कमी आजकल इतनी ज्यादा क्यों महसूस होती है? जबकि ऐसा नहीं है कि हम समय को मैनेज करना नहीं जानते या नहीं करते हैं। हम हर तरफ से अपने समय को मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हम कोई क्रिएटिव या प्रोडक्टिव काम करने के लिए निकाल सकें। हम खुद को मल्टीटास्कर बनाने की कोशिश करने लगते हैं, मतलब कि एक ही समय में एक से ज्यादा काम निपटाने की स्किल डेवलप करते हैं। जैसे सुबह ब्रश करते हुए न्यूज हेडलाइंस पर नजर डालते हैं, शेयर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर चाय पीते हुए हमारी नजर होती है, नहाते हुए पूरे दिन की प्लानिंग दिमाग में चल रही होती है। पर ऐसा करते हुए एक समय के बाद हम खुद उस समय के जाल में फंस जाते हैं और हमें अपनी लाइफ बड़ी ही मुश्किल लगने लगती है। ऐसा कहा और माना जाता है कि औरतें पुरुषों की तुलना में काफी अच्छी मल्टीटास्कर होती हैं और वो टाइम को मैनेज करना अच्छे तरीके से जानती हैं। वो किचन में नाश्ता बनाते हुए दूध भी साथ ही साथ गर्म कर लेती हैं, मोबाइल पर बात भी कर लेती हैं और अपने पूरे दिन की प्लानिंग भी कर लेती हैं। पर टाइम को मैनेज करने के लिए मल्टीटास्किंग करने के बावजूद भी हर किसी को अपने लिए समय की कमी तो फिर भी महसूस होती ही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमें पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं, पर इन 24 घंटों पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता है। हम अपने दिन के केवल 58% समय को ही कंट्रोल कर पाते हैं और बाकी बचा 42% हमारे हाथ से फिसलता जाता है और हम उसे देखने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकते हैं। किसी ने कहा कि समय की असली कीमत केवल वो ही इंसान बता सकता है जिसे अपना मनपसंद काम करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। जैसे कि अगर आपको ऑडियो बुक सुनने का शौक है और आप इसे चैन से सुनने के लिए रोज रात 1 घंटा ही निकाल पाते हैं, तो आपको अपना वो 1 घंटा बहुत कीमती जान पड़ेगा। समय की कीमत हर इंसान की नजर में अलग अलग होती है। किसी प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका के साथ बिताया समय उसे बहुत कीमती लगता है, तो एक माँ को अपने घर, परिवार और बच्चों के लिए दिया गया अपना समय बहुत कीमती दिखाई पड़ता है। किसी स्टूडेंट के लिए उसका पढ़ाई का समय ज्यादा कीमती होता है, तो बच्चे के लिए खेलने का समय उसकी जिंदगी का सबसे कीमती समय होता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि समय कीमती नहीं होता है और ना ही टाइम इज मनी होता है, तो आपको हैरानी जरूर होगी, है ना? आज हम जिस किताब के बारे में बातें करने जा रहे हैं, उस किताब के लेखक डेविड कर्डावी का कुछ ऐसा ही मानना है। वो ऐसा क्यों मानते हैं और टाइम मैनेजमेंट को लेकर कौन सी नई बातें और टेक्निक्स बताते हैं, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब की बुक समरी। टाइम मैनेजमेंट। लेखक को जब पहली बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो उनकी हालत बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह थी। उन्हें उस बुक के लिए तकरीबन 50,000 शब्द लिखने थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद काफी दिन बीत जाने के बाद भी वो अपने टाइम को इस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि वो दिन के 100 शब्द भी लिख सकें। जब हमारे ऊपर किसी काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन का प्रेशर होता है, तो ऐसे वक्त में टाइम को मैनेज करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के लेखक डेविड की हालत भी पहली बुक लिखते समय कुछ ऐसी ही थी। वो घंटों पेपर पेन लेकर बैठे रहते और पूरे दिन में केवल 15 या 20 मिनट ही कुछ लिख पाते थे। अगर हम किसी काम को समय पर पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे और फिर भी हमें अपने उस काम में कोई प्रोग्रेस होती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल थर्मामीटर के पारे की तरह बढ़ने लगता है। ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है और हर कोई फ्रस्ट्रेशन वाली इस हालत से बाहर निकलना चाहता है। लेखक ने टाइम मैनेजमेंट पर लिखी हुई बहुत सी किताबें पढ़ी, लेकिन उनमें बताई गई टेक्निक्स उनके लिए सक्सेसफुल साबित नहीं हुई। तो उन्होंने इस बारे में एक अलग एंगल से सोचना ही शुरू कर दिया और टाइम को मैनेज करने की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। दोस्तों, अगर हम अपने टाइम का ठीक से यूज करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा गोल ज्यादा पैसा कमाना है तो हम वो भी पैसे कमा सकते हैं। पर क्या आप एकदम ठीक तरह से जानते हैं कि आपके पास पूरे दिन में कितना टाइम होता है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
अगर कोई इंसान महीने में 20,000 रुपए कमाता है तो उसके लिए उसे महीने के तकरीबन 25 दिन रोज 8 घंटे काम करना पड़ता है। इसका मतलब वो इंसान पूरे महीने 200 घंटे काम करता है। तो अगर उसके 1 घंटे की कीमत रुपयों में की जाए तो वो 100 रुपए पर आवर्स निकलती है। अब जरा सोचिए, अगर वो इंसान अपने दिन का 1 घंटा भी बर्बाद कर देता हो तो वो अपने 100 रुपए का नुकसान कर लेता है। अगर वो एक दिन काम नहीं करता है तो दिन के 800 रुपए का नुकसान उसे होता है। इसी तरह अगर पूरे साल में रोज 1 घंटा बर्बाद होने का हिसाब लगाया जाए तो रुपयों में उसकी कीमत 36,500 रुपए होती है ना? ये बहुत बड़ी रकम। समय के अनुसार चलने वाले इस रकम के बहुत बड़ी होने के बावजूद इस किताब के लेखक डेविड ये कहते हैं कि समय की कीमत इंसान के काम करने के घंटों के हिसाब से नहीं तय की जा सकती है। हमारी जिंदगी में बहुत से काम ऐसे हैं जिससे पहले इंसान किया करते थे, लेकिन आज उसे मशीनें कर रही हैं। इसी तरह आज जो काम इंसान कर रहा है उसमें से भी कई काम तो ऐसे हैं जिनका ऑटोमेशन हो सकता है और भविष्य में उन कामों को भी करने के लिए इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेशन या मशीनों के माध्यम से किए जाने वाले काम की गति बहुत ज्यादा होती है जिसे कोई भी इंसान कभी भी टारगेट नहीं कर सकता है। डेविड के कहने का मतलब यहां यह है कि धीरे धीरे दुनिया में इंसानों के माध्यम से किए जाने वाले काम कम होने लगेंगे और वो सभी ऑटोमेशन के जरिए होने लगेंगे। तब इंसान के समय की कीमत कुछ नहीं रह जाएगी और कीमत होगी तो केवल उसके माइंड की। लेकिन यहां एक और बात पर गौर किया जाना बहुत जरूरी है कि कुछ कामों का ऑटोमेशन कभी नहीं हो सकता। उनका ऑटोमेशन हो भी गया तो उससे इंसान को प्रोडक्शन स्पीड तो मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसे फिर भी दूसरे इंसानों पर ही डिपेंड रहना होगा। ऐसे कामों की लिस्ट में डेविड ने उन सारे कामों को रखा है जिसे करने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी कीमती चीज है जो केवल इंसान ही दे सकता है, मशीनें कभी नहीं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो आजकल किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई किताब का अनुवाद ऑनलाइन टूल्स का उपयोग कर अपनी पसंद की लैंग्वेज में किया जा सकता है, लेकिन वो टूल्स उस किताब के शब्दों में छिपे हुए इमोशंस नहीं दे सकता है। और यही कारण है कि अभी आप इंग्लिश में लिखी हुई डेविड कैडावी की इस किताब की हिंदी में लिखी गई समरी कुकू एफएम पर सुन रहे हैं, क्योंकि इसका अनुवाद और इसे आवाज देने के लिए इंसानों की क्रिएटिविटी ही काम आ सकती है। एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर नवल रविकांत का कहना है कि हमें अपने दिमाग का उपयोग करके पैसा कमाना चाहिए, न कि समय का उपयोग करके। अगर हम केवल प्रोडक्टिविटी को लेकर बात करें तो यहां फ्रेडरिक टेलर की टेलरिज्म थ्योरी को मेंशन करना जरूरी होगा। फ्रेडरिक टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने बहुत से वर्कर्स के काम करने के तरीकों को समझकर एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक स्टॉप वॉच लेकर एक वर्कर को लोहे की पाइप उठाने के लिए कहा और फिर उसका वो काम पूरा हो जाने का टाइम नोट कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसी वर्कर को उसी काम को अलग तरीके से करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और इस बार उस वर्कर ने पहले के कंपैरिजन में बहुत ही कम समय में अपने काम को पूरा कर लिया था। फ्रेडरिक ने यह प्रयोग 19th सेंचुरी में किया था और इससे पहले किसी भी काम को करने के पीछे लगने वाले समय के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। वर्कर्स ने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको केवल काम पूरा करने से मतलब था। फ्रेडरिक की टेलरिज्म थ्योरी से ही प्रोडक्शन को मेजर करने का तरीका पता चला, जिसे आज प्रोडक्शन यूनिट के नाम से जाना जाता है। आजकल जब भी बात टाइम और किसी काम को लेकर होती है तो हम प्रोडक्शन आवर्स और प्रोडक्शन यूनिट के बारे में पहले सोचते हैं। आप ये ऑडियो बुक समरी सुन रहे हैं तो इसके हर एपिसोड के कंप्लीट होने का टोटल और बचा हुआ टाइम कुकू एफएम ऐप पर आपको जरूर दिखाई देता है। टाइम को इस तरह से मेजर करने से हमें फायदा ये होता है कि हम अपने टाइम का इफेक्टिवली मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि लोग अपने टाइम को मैनेज करने के लिए एक तीर से दो शिकार वाली बात को अपनी जिंदगी में अपनाने लगे हैं। जैसे कि कोई भी ऑडियो बुक आप घर पर काम करते हुए या ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है और आपको ऑडियो बुक सुनने के लिए कोई एडिशनल टाइम नहीं निकालना पड़ता है। लेखक आगे कहते हैं कि जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो वो समय को भगवान की तरह पूछता है। समय बचाने के लिए वो कई तरह की तरकीबें अपनाता है। लेखक यहाँ अपने पड़ोसी का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो लेखक को जब भी दिखाई देते तो लेखक को वो दौड़ते हुए ही नजर आते थे।
कुछ दिनों तक उन्होंने इस तरह ऑब्जर्व करने के बाद लेखक ने जब उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपना समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी चलते हैं। यकीनन समय हर किसी की जिंदगी में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन समय को बचाने के लिए आजकल हम लोग जिस तरह अपनी जिंदगी के दूसरे काम के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, उससे हमें ज्यादा काम करने के लिए एक्स्ट्रा समय तो मिल जाता है, लेकिन वो समय हम अगर अपनी नींद को कम कर बचाते हैं तो एक लंबे समय के बाद उसका असर हमारे शरीर पर हुए बिना नहीं रहता है। आजकल लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर और ना जाने कौन कौन सी नई नई बीमारियां देख रहे हैं, वो इसी का असर है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करने के सही तरीकों का हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि टाइम को मैनेज करने में लोग कहां गलती कर जाते हैं और हम उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। समय की कमी का होना किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। पूरे दिन में हर किसी के पास नौकरी, खाना पीना, मौज मस्ती करना, शौक और सोने के बाद इतना समय तो जरूर बचता है कि वो इसका उपयोग कुछ नया सीखने या अपनी किसी हॉबी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए कर सके। जो लोग अपने समय को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनको समय की कमी होने का दुख कभी नहीं परेशान करता है, क्योंकि वो अपने समय के एक एक सेकंड का सही उपयोग करना जानते हैं। अगर हमारे पास कुछ समय है और हम उसका प्रोडक्टिव उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम अपने समय का खून कर रहे होते हैं। ये बात सुनने में बड़ी कड़वी है, पर यही सच है। अक्सर जब हमारे पास किसी काम को करने के बाद जो भी समय बचता है उसे हम फ्री टाइम कहते हैं। कितनी अजीब बात है ना ये। जहां एक और लोग समय को भगवान कहते हैं, समय की तुलना पैसों से की जाती है, वहीं दूसरी तरफ बचे हुए समय को फ्री टाइम कहा जाता है। क्या समय को फ्री कहना सही बात है? क्या हम हमारे पास बचे हुए पैसों को फ्री मनी कहते हैं? नहीं ना। तो समय को फ्री कहकर हम खुद ही अपने समय की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देते हैं। ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने समय को यूज करने की आजादी हम सभी को होती है, लेकिन समय बीत जाने पर अगर हम अपने उस समय को यूज नहीं करते हैं तो वो फिर वापस नहीं मिलता है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में उस पैसे से इंटरेस्ट मिलकर उस पैसे की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती। समय का भी ऐसा ही है। अगर हम अपने यूज्ड समय को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो फ्यूचर में उससे पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर पूरी दुनिया में दो तरह के गलत एजम्पशंस बने हुए हैं। पहला गलत एजम्पशन ये है कि टाइम मैनेजमेंट कमोडिटी की तरह है और हर किसी के पास 1 से 24 घंटे होते हैं। इस किताब की ऑडियो समरी को रिकॉर्ड करने से पहले मेरी भी यही सोच थी, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। डेविड कहते हैं कि किसी भी दो इंसान के ही 24 घंटे नहीं, बल्कि एक ही इंसान के 24 घंटों में हर एक घंटा एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो एक से किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। हमारा मूड, हमारे शरीर की एनर्जी हमारे समय के हर एक पल को अलग तरह से ट्रीट करती है। हो सकता है कि दिन के किसी एक घंटे में हम जितनी अच्छी तरह से सोच सकते हैं, दूसरे घंटे में हम उतनी अच्छी तरह से नहीं सोच सकते। इसलिए भले ही हम सबके पास 24 घंटे यूज करने के लिए हों, लेकिन वो 24 घंटे कभी भी एक से नहीं होते हैं और इसीलिए टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। इस ऑडियो बुक की पूरी समरी सुनने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्ट टास्क नहीं लगेगा। हम आगे बहुत सी ऐसी टेक्निक के बारे में जानेंगे जिनका इफेक्टिवली यूज कर हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट आसान काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए दूसरे गलत एजम्पशन के बारे में डेविड बताते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना भी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं है। 1 मिनट में हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसका असर अगले मिनट पर जरूर पड़ता है। अगर पहले मिनट में हम किसी वजह से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ले पाते हैं तो दूसरे मिनट को भी हम उतनी इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे। ये बात पहले बताए अजम्पशन से ही जुड़ी हुई है और हमारे मूड पर डिपेंड करती है। कुछ गलत या डिजायरेबल न होने पर मूड का ठीक न होना बड़ी सामान्य सी बात है जो टाइम मैनेजमेंट को अफेक्ट करती है। लेखक अपनी बात को कुछ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई लेखक यदि कोई नॉवेल लिखता है तो हो सकता है कि उसकी एक भी कॉपी ना बिके, लेकिन यदि वही लेखक यदि दूसरा नॉवेल लिखता है तो हो सकता है कि वो बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ जाए।
इसी तरह यदि कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो सक्सेस ना भी हो और उसके सक्सेस ना होने पर फिर से दूसरा बिजनेस शुरू करने पर वो उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। हमें यहाँ इन उदाहरणों से समझने वाली बात यह है कि सक्सेस और फेलियर दोनों तरह के रिजल्ट्स मिलने पर भी दोनों में इन्वेस्ट किया गया समय और की गई मेहनत एक सी ही होती है। लेखक अपने हर नॉवेल को लिखने के लिए एक सी मेहनत करता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेट करने के लिए एक सी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे एक में सक्सेस मिलती है और एक में नहीं। किसी काम का अच्छा या खराब रिजल्ट आना हमारे विचारों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए लेखक फिर से ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हर दिन का हर एक मिनट डिफरेंट होता है और डिफरेंट रिजल्ट देने वाला होता है। लेखक की कही गई इन सब बातों से अब तक आप ये तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रोडक्टिव होना कम समय में किसी काम को निपटा लेना नहीं है। प्रोडक्टिविटी तो उस बीज की तरह है जिसे मिट्टी में बोने के बाद पानी और सूरज की रोशनी के साथ समय की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर उसमें से पौधा बनता है। आज को प्रोडक्टिविटी के साथ कनेक्ट करें तो ये हमारे माइंड को अच्छे विचार पैदा करने और बनाए रखने के लिए एक तरह की कंडीशन है। लेखक यहाँ अपनी बात को एक और नया मोड़ देते हुए कहते हैं कि प्रोडक्टिव होने के लिए टाइम को मैनेज करने की नहीं बल्कि माइंड को मैनेज करने की जरूरत है। क्या है माइंड मैनेजमेंट? माइंड मैनेजमेंट के बारे में ठीक से समझने से पहले आइए उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें जानते हैं। हम जो करना चाहते हैं और जो नहीं करना चाहते हैं, ऐसे सभी टास्क को हम ईजेनआवर मेथड का उपयोग कर प्रायोरिटी के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इस मेथड में हर एक टास्क को नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड कर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। हम परेटो प्रिंसिपल का 80-20 का रूल भी उपयोग में ले सकते हैं। यहां लेखक कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी मेथड टाइम को माइंड से कनेक्ट नहीं करती है। टाइम मैनेजमेंट कुछ हद तक वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट की शुरुआत वहां से होती है जहां टाइम को मैनेज करने की सारी मेथड एक लिमिटेशन पर आकर रुक जाती है। टाइम मैनेजमेंट इंसान के टाइम को ऑप्टिमाइज करती है, जबकि माइंड मैनेजमेंट इंसान की क्रिएटिविटी को ऑप्टिमाइज करती है। अगर हम अपनी क्रिएटिविटी एनर्जी को अच्छी तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं तो हमें किसी भी टास्क को प्रायोरिटी लिस्ट या टू डू लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन माइंड को मैनेज करना रेगुलर प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाता है। एक प्रयोग करने जैसा है। जब आप किसी प्रोडक्टिव टास्क को करने को तैयार होते हैं तो पहले खुद से पूछें कि मैं इस वक्त किस काम को करने के मूड में हूं। फिर खुद से दूसरा सवाल पूछें कि मुझे ऐसा क्या करने की जरूरत है जो मेरे मूड के साथ फिट हो सके। हम में से कई लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं और खुद को उस लिस्ट में फिट होने के लिए फोर्स करते रहते हैं। कई बार हमारे पास उस टू डू लिस्ट के टास्क को करने के लिए समय तो होता है, लेकिन एनर्जी नहीं होती है। ऐसे में उन सब टास्क को पूरा करना किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा काम लगने लगता है। लेकिन जैसे ही हमारा माइंड उस टास्क को करने के लिए अलाइन हो जाता है, हमारा मूड उस टास्क को करने के लिए बन जाता है, तो जैसे अचानक से सभी कुछ आसान होना शुरू हो जाता है। हम जिस काम को कल पर टालने का मूड बना रहे होते हैं वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल एक फ्लो में होने लगता है और हम उस काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ऐसा कमाल माइंड को मैनेज करने पर ही हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आसान सा काम हमें उसी वक्त करना होता है, हम उसे 1 घंटे बाद या कल पर बिल्कुल भी नहीं टाल सकते हैं। तब लेखक यहां हमें खुद से ये सवाल करने को कहते हैं कि इस काम को करने के लिए कौन सा मूड सबसे अच्छा होगा। इसके बाद दूसरा सवाल हमें यह पूछना चाहिए कि ऐसा पिछली बार मैंने कब महसूस किया था। ऐसा करने पर हमारे मूड से जुड़ी हुई कंडीशंस रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगी और हम उस काम को करने का मूड बना लेंगे। ऐसा करना कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी गिटार को बजाने के लिए उसके तारों पर अपनी उंगलियां घुमाना। ये बातें आपको थोड़ी मुश्किल भरी लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि लेखक आगे हमें हमारी मेंटल सिचुएशन को कंट्रोल करने के आसान तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। डेविड आगे बताते हैं कि किसी काम को करने का सही मूड दिन के किसी एक समय में बनता है। ये बात उन्होंने अपनी पहली किताब लिखने के दौरान महसूस की थी। डेविड ने अपने रोज के काम की एक इमेजिनरी ग्रैब बैग बना ली थी
और जब भी उनका मूड बदलता वो अपने मूड के अनुसार वो काम उस ग्रैब बैग में से निकाल कर करने लगते। उन्होंने अपने विचारों और उनको एग्जीक्यूट करने के पीछे छिपी हुई बाउंड्रीज को भी पहचानना शुरू कर दिया था। इस तरह जब उन्हें लगता था कि वो कोई बहुत बड़ा टास्क करने जा रहे हैं तो वो बड़ी आसानी से उस टास्क में छिपे हुए दूसरे छोटे छोटे कामों को पहचानना सीख गए। माइंड को मैनेज करने की इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने ये पाया कि समय की कमी होना एक बहाना होने के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर हम अपने माइंड को मैनेज कर लेते हैं तो हमें समय की कमी कभी नजर नहीं आती है। लेखक अपने अनुभव हमारे से शेयर करते हुए कहते हैं कि जब वो शिकागो में थे तब वो अपनी राइटिंग को लेकर काफी डिस्टर्ब थे। वो जैसा चाहते थे वो काफी प्रयास करने के बाद भी लिख नहीं पा रहे थे। उसी दौरान उनकी नजर उनके लिखे गए कुछ पुराने आर्टिकल्स पर गई और वो उसे पढ़ने लगे। दोस्तों, किसी भी लेखक के लिए उसका खुद का लिखा हुआ बार बार पढ़ना उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन डेविड के उन आर्टिकल्स में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो उसे बार बार पढ़ने की लालच छोड़ नहीं पा रहे थे। उन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद डेविड ने यह सोचा कि क्यों वो अब उतना अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं। उनके अच्छे आर्टिकल्स में ऐसा तो क्या है जो उनके दूसरे आर्टिकल्स से डिफरेंट बना रहा है। काफी सोचने के बाद उन्होंने एक बात नोटिस की कि उनके सारे पुराने और अच्छे आर्टिकल्स उन्होंने तब लिखे थे जब वो किसी और दूसरे शहर में रह रहे थे। तब उन्होंने अपनी पहली बुक के बारे में भी सोचना शुरू किया जो उन्होंने किसी और शहर में रहकर लिखी थी। वो कहते हैं कि पहली किताब को पूरा करने के बाद उन्हें बड़ी शांति महसूस हुई थी और इसके साथ ही एक डर भी पैदा हो गया था। शांति उन्हें इसलिए महसूस हो रही थी क्योंकि उन्होंने अपना एक गोल अचीव कर लिया था और डर इस बात का था कि वो भविष्य में और बुक्स लिखेंगे तो क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे। यहाँ डेविड फेमस अमेरिकन पोएट माया एंजेलियो की कही बात को याद करते हुए कहते हैं कि हर इंसान के अंदर छिपी हुई अनकही कहानी को शब्दों में समेटने से ज्यादा बड़ी पीड़ा और कोई नहीं है। नेटेशे ने भी कहा है कि जो इंसान अपने अंदर के वाई यानी परेशानी को पहचान लेता है वो अपने अंदर के हाउ को अच्छी तरह से सेटिस्फाई करना सीख लेता है। मतलब कि उसे अपनी परेशानियों को कैसे सुलझाना है या कैसे उस वाई का जवाब पाना है, उस बात के लिए फिर खुद को तैयार कर लेता है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने इस वाई को पहचान लिया था और ये स्वीकार कर लिया था कि उन्हें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए और अपने काम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर के हाउ यानी परेशानियों से निपटने के रास्तों और तरीकों को थोड़ा बदलना होगा। इसके बाद डेविड अपनी क्रिएटिव एनर्जी का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रयास करने लगे। दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट को लेकर इस बुक समरी में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग टिप्स और बातें हैं, तो इस बुक समरी के साथ बने रहें क्योंकि अगले कुछ एपिसोड्स हम सभी के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होंगे। सिस्टम और स्वीट स्पॉट। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारी क्रिएटिव इंसाइट यानी कि रचनात्मक अंतर्दृष्टि क्या है और कैसे ये हमारी एनालिटिक थिंकिंग से अलग होती है, तो हम ये भी जान लेते हैं कि क्रिएटिव इंसाइट के लिए क्रिएटिव स्वीट स्पॉट कैसे ढूंढा जाए ताकि सही समय आने पर हम अपनी क्रिएटिविटी का अच्छी तरह से उपयोग कर सकें। कोई भी क्रिएटिव काम अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि ये मोनोटोनस नहीं होता है, हमेशा एक सा नहीं होता है। कोई भी क्रिएटिव वर्क 4 स्टेज से होकर गुजरता है और जब हम उन चारों स्टेज के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं तो हमारा किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन पाने के लिए खुद से लड़ना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीच रास्ते में फंस जाते हैं। लेखक कहते हैं कि खुद को अच्छी तरह से जान लेने के बाद हमारी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं और हमारी हर परेशानी का सॉल्यूशन खुद चलकर हमारे पास आने लगता है। लेखक आगे कहते हैं कि जिस तरह टाइम को मैनेज करने के लिए अलग अलग मेथड और स्टेप्स होती हैं, ठीक उसी तरह माइंड को मैनेज करने के लिए कई तरह की मेंटल स्टेट्स होती हैं जो माइंड को कंट्रोल। लेखक ने अपने अनुभव और रिसर्च से 7 तरह की मेंटल स्टेट्स के बारे में पता लगाया है जिसकी सहायता से किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को बिना किसी रुकावट के बड़ी आसानी से आगे बढ़ाया और पूरा किया जा सकता है। इस बारे में हम आगे जानेंगे। डेविड बताते हैं कि हमारे अंदर रही क्रिएटिव एनर्जी में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम अपनी क्रिएटिव एनर्जी का कम मेहनत कर कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, इस बारे में लेखक एक क्रिएटिव सिस्टम क्रिएट करने की बात करते हैं। ये क्रिएटिव सिस्टम क्या है और कैसे हम इसे डेवलप कर सकते हैं। एक प्रोफेसर की छोटी सी कहानी आपने भी कभी सुनी होगी, लेकिन यहाँ लेखक हमें उस कहानी को सुनाकर
उसे एक दूसरे ही नजरिए से देखने के लिए कह रहे हैं। एक दिन एक प्रोफेसर क्लास में एक कांच का जार लेकर आए। उन्होंने वो खाली जार स्टूडेंट्स को दिखाकर उनसे जब ये पूछा कि वो जार खाली है या भरा हुआ है, तो सब स्टूडेंट्स ने हंसकर उसके खाली होने का समर्थन किया। तब प्रोफेसर ने उस जार को कुछ बड़े पत्थरों से भर दिया और फिर से स्टूडेंट्स से वो ही सवाल किया। तब सभी स्टूडेंट्स ने उन्हें यह जवाब दिया कि जार अब भरा हुआ है। तब प्रोफेसर ने हंसते हुए उस जार में छोटे छोटे और पत्थर डाल दिए और स्टूडेंट्स की तरफ देखा। स्टूडेंट्स समझ नहीं पाए कि आखिर प्रोफेसर इस एक्सपेरिमेंट से आखिर बताना क्या चाहते हैं। सभी स्टूडेंट्स का यही मानना था कि जार अब बड़े और छोटे पत्थरों से भर चुका है, लेकिन प्रोफेसर ने उस जार में अब रेत डाली तो वो भी उसमें आ गई। उसके बाद प्रोफेसर ने उस जार में पानी डाला और फिर स्टूडेंट्स से बोले, अब ये जार पूरी तरह से भर चुका है। दोस्तों, इस कहानी से सीधा साधा मतलब ये निकलता है कि हमारा दिन का शेड्यूल कितना ही बिजी क्यों ना हो, थोड़ा और ज्यादा कुछ करने का स्कोप तो उसमें होता ही है। लेकिन लेखक इस कहानी का कुछ और ही मतलब निकालते हुए कहते हैं कि जार में कौन सी चीज भरी गई ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि इंपॉर्टेंट ये था कि वो किस ऑर्डर में भरी गई हैं। प्रोफेसर अगर जार को पहले रेत से भर देते तो बड़े और छोटे पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती। हमारी लाइफ में स्ट्रगल हम इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम कई बार यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बात का ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में है। अगर हम कम इंपॉर्टेंट टास्क को पहली प्रायोरिटी दे देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचेगा। किसी भी क्रिएटिव टास्क को करने वाले इंसान के लिए यह डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस टास्क को पूरा करने के साथ उसकी और कौन सी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो किसी और के साथ शेयर कर सकता है। लेखक प्रोफेसर के उस जार को ब्रेन के साथ कंपेयर कर यही कहते हैं कि हमारे ब्रेन की सिचुएशन उस जार की तरह ही होती है और ये पूरी तरह से हम पर ही डिपेंड करता है कि हम अपने ब्रेन को कौन से विचारों और कौन से टास्क से भरते हैं। लेखक के अनुसार किसी भी इंसान का पैशन उस बड़े पत्थर की तरह होना चाहिए जिसे जार में सबसे पहले डाला गया था। मतलब हमारा पैशन हमारे माइंड या ब्रेन में प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हम दो तरह से किसी भी तरह का विचार करते हैं, एक डिवर्जेंट और दूसरा कन्वर्जेंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया फार्मूला है? तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। डिवर्जेंट थिंकिंग मतलब किसी टास्क या बात को लेकर अलग अलग एंगल से सोचना। इसी तरह की सोच से हमें नए नए आइडियाज आते हैं, लेकिन उन आइडियाज में से बेस्ट आइडिया को चूज करने के लिए हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब अलग अलग आइडियाज को एक कॉमन गोल ध्यान में रखकर डिसीजन लेना। डिवर्जेंट थिंकिंग शॉटगन स्प्रे की तरह होता है जिसका निशाना के जगह पर न होकर पूरे एक स्पेसिफिक एरिया पर होता है, जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग बंदूक की गोली की तरह होती है जो केवल एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर लगती है। किसी भी क्रिएटिव काम को करते वक्त इंसान का डिवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बीच बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इंसान को सोचने पर आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट आइडिया को चूज करना चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि अगर बेस्ट आइडिया को चूज नहीं किया तो उस आइडिया से बनने वाली प्रोडक्ट के बेस्ट होने की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। तो आइडियाज में से बेस्ट आइडिया को चूज करने के लिए हमें अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट का पता लगाना होगा। स्वीट स्पॉट कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, ये तो वो टाइम और प्लेस है जहां हम अपना बेस्ट क्रिएटिव वर्क करते हैं। ये जार में रखा वो बड़ा पत्थर है जिस पर हमारा शेड्यूल और रूटीन वर्क डिपेंड होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचाना कैसे जाए। आप सभी ने शब्दों की पहेलियां अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर सॉल्व की होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि उन पहेलियों को सॉल्व करते वक्त आप क्या सोचते हैं और किस तरह से किस डायरेक्शन में सोचते हैं? आपका जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन लेखक इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुके हैं। हम पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, मतलब कि अलग अलग तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में सोचकर बहुत से ऑप्शंस इकट्ठा करते हैं और फिर हम बाद में उन सारे ऑप्शंस में से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करने के लिए हम कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचानना इस तरह की शब्द पहेलियों को सॉल्व करने जैसा ही है। हमें इसके बारे में इस बुक समरी के अगले एपिसोड में जानेंगे
लेकिन तब तक आप यहां दी गई कुछ शब्द पहेलियां सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसे सॉल्व कर आप अपना क्रिएटिव स्वीट स्पॉट पहचानने के कितने एक्सपर्ट हैं, इसका जवाब इस ऑडियो बुक समरी के आखिरी एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा। तो पेश है आपके लिए कुछ शब्द पहेलियां। हरा आटा लाल पराठा, उसे मिलजुल कर सब सखियों ने। 3 अक्षर का मेरा नाम, पहला कटे तो राम राम, दूसरा कटे तो फल का नाम, तीसरा कटे तो करूं काटने का काम। बताओ क्या है मेरा नाम? आप सोचिए इसके बारे में। हम मिलते हैं फिर अपने अगले एपिसोड में। फर्स्ट आर रूल। फेमस न्यूरो साइंटिस्ट जॉन कोनियस के अनुसार जब हम कोई भी पहेली सॉल्व करते हैं तो हम एक यूनिक थॉट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। जॉन कोनियस ने उस थॉट प्रोसेस को इंसाइट कहते हैं। उनके अनुसार इंसाइट मतलब अचानक से रियलाइजेशन होना, अचानक से परसेप्शन का बदलना। जब हम कोई भी पहेली सॉल्व करते हैं तो बहुत कुछ सोचने के बाद भी जवाब नहीं मिलता है, तो कभी कभी अचानक से ही माइंड में कुछ क्लिक होता है और हमें जवाब मिल जाता है। कोई इसे यूरेका फैक्टर कहता है, तो कोई इसे आहा मोमेंट, तो कोई इसे क्रिएटिव इंसाइट के नाम से जानता है। लेखक आगे कहते हैं कि अगर हम किसी काम को करते हुए क्रिएटिव इंसाइट फेज से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आइडिया ही बेस्ट आइडिया हो। कोई भी आइडिया तब तक बेस्ट आइडिया नहीं बन सकता जब तक वो हमारे काम से रिलेवेंट और उपयोगी ना हो। हर आइडिया बेस्ट आइडिया क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में जानने के लिए हमें हमारे विचार और दिमाग के मैकेनिज्म को समझना होगा। हम हमारे विचार और दिमाग के मैकेनिज्म को दिवाली या क्रिसमस जैसे त्योहारों पर घर पर लगाई जाने वाली छोटे छोटे बल्ब की सीरीज के उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। बल्ब की सीरीज में लगा हर एक बल्ब छोटे छोटे वायर्स से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जैसे भी उन वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो बल्ब रोशनी देने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लूज कनेक्शन होने पर सीरीज में जुड़ा हुआ बल्ब ठीक से रोशनी नहीं दे पाता है। इसी तरह हमारे विचार के दूसरे से बल्ब की सीरीज की तरह हमारे दिमाग से कनेक्टेड होते हैं। ये कनेक्शन अगर कहीं लूज होता है तो उसका असर हमारे डिसीजन लेने पर भी होता है। हो सकता है कि जो विचार या आइडिया बेस्ट होने की पॉसिबिलिटी रखता है, अगर उसका कनेक्शन लूज हो तो हमारा दिमाग उसे कैच नहीं कर पाएगा, और केवल इसी वजह से किसी भी काम को उसके क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी बात के आगे बात करते हुए लेखक फिर से यही कहते हैं कि हमारी लाइफ का कोई भी समय एक सा नहीं होता है। जो काम हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह दिन के पहले घंटे में कर सकते हैं, हो सकता है कि अगले घंटे में हमें उसी तरह के एफर्ट्स डालने पर वो रिजल्ट न भी मिल पाए। वैसे अगर हम लगातार बिना ब्रेक लिए किसी काम को करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और क्रिएटिविटी पर नेगेटिव असर होना पॉसिबल है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए टाइम का भी इंपॉर्टेंस होता है, और यहाँ ये बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम उस समय को अपने कौन से शेड्यूल टाइम से निकालते हैं। अगर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ जाती है तो हमारे समय का वो हिस्सा हमारे किसी और शेड्यूल टाइम से आता है, जैसे कि स्लीपिंग आवर्स या फैमिली टाइम। लेकिन हम समय और एनर्जी के बीच के रिलेशन को समझ नहीं पाते हैं। हमारी शरीर की एनर्जी दिन में कई बार फ्लक्चुएट होती रहती है। ऐसा माना जाता है कि दोपहर को लंच के बाद हमारे शरीर की एनर्जी सबसे कम होती है, और उसी वजह से हमारी आंखें नींद से बोझल होने लगती हैं। डेविड कहते हैं कि हर इंसान के एनर्जी लेवल के हिसाब से उसका स्वीट स्पॉट अलग अलग समय पर हो सकता है। किसी को सुबह जल्दी उठकर क्रिएटिव टास्क करना अच्छा लगता है, तो कोई देर रात को इसे करना पसंद करता है। यहाँ ये बात जरूरी नहीं होती कि हम कौन सा काम कब कर रहे हैं। जरूरी तो ये होता है कि हमारा स्वीट स्पॉट कौन से समय पर ज्यादा एक्टिव होता है। लेखक अपनी बात को और ज्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए हमारे ब्रेन के एक बहुत ही जरूरी मैकेनिज्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे शरीर का सबसे एडवांस पार्ट है। ये हमारे सिर के आगे के भाग में एक बहुत ही पतली सी लेयर की तरह होता है, जिसकी वजह से इंसान सोच विचार कर सकता है। इसकी मदद से ही हम लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हैं और अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। यही हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें फालतू खर्च करने से मना करता है। न्यूरो साइंटिस्ट्स हमारे ब्रेन के इस हिस्से को दिमाग का सीईओ कहते हैं।
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग में विचारों की सीरीज को कंटिन्यू रखता है और उन्हीं विचारों को एग्जीक्यूट कर हम पैसा कमा पाते हैं। हमारे दिमाग में हर मिनट जितने भी विचार आते हैं, हमारे दिमाग का यह हिस्सा उन विचारों के बीच इंटरफियर करता है और डिसीजन लेता है। अगर अब किसी वजह से हमारे दिमाग का यह हिस्सा ठीक से काम नहीं करता है तो हम अपने अच्छे और बेस्ट विचारों को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से लेखक यहाँ हमें हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव रखने के लिए समय समय पर दिमाग की छोटी मोटी एक्सरसाइज करने को कहते हैं, और ऐसा करना किसी भी क्रिएटिव पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। लेखक आगे बताते हैं कि हर इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिन के अलग अलग समय पर एक्टिव होता है, और यही वजह है कि कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर क्रिएटिव काम करना पसंद करते हैं तो कुछ लोग देर रात जागकर। क्रिएटिव टास्क करने का समय कोई भी हो, लेकिन उस समय हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक्टिव होना जरूरी है, और जब ये दोनों बातें एक साथ और एक ही जगह पर होती हैं तो वो ही हमारा स्वीट स्पॉट होता है। तो दोस्तों, स्वीट स्पॉट के बारे में बहुत कुछ जान लेने के बाद अब ये तो आपको ही पता करना होगा कि आपका स्वीट स्पॉट कौन सा है। आइए अब आगे बढ़ते हुए फर्स्ट आवर रूल के बारे में जानते हैं। डेविड ने अपने स्वीट स्पॉट को पहचान लेने के बाद माइंड मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में अपने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च को जारी रखा और फर्स्ट आवर रूल के बारे में जाना। वो इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी क्रिएटिव काम दिन के पहले घंटे में करना चाहिए। लेकिन क्यों? इसे बाद में दिन के किसी भी समय किया तो क्या फर्क पड़ सकता है? हमारे दिन का पहला घंटा क्यों इतना जरूरी होता है? लेखक यहाँ एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं वो सुबह की पहली फ्लाइट से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि पहली फ्लाइट के कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये चांसेस कम इसलिए होते हैं क्योंकि दिन की शुरुआत में कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। रात को डिले हुई फ्लाइट्स आ चुकी होती हैं, क्रू मेंबर्स रेस्ट ले चुके होते हैं। अगर किसी प्लेन में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम रही होगी तो वो भी रात भर में सॉल्व हो चुकी होगी। कहने का मतलब यह है कि सुबह सुबह किसी भी शहर का एयरपोर्ट रात के बाद फ्रेश स्टार्ट कर रहा होता है। एक और उदाहरण देखते हैं। सुबह किसी पौधे के फूल को खिलते हुए आपने देखा ही होगा। सुबह सुबह वो कितना ताजा और प्यारा नजर आता है, लेकिन क्या उसकी वही ताजगी और प्यारापन दोपहर या शाम तक बना रहता है? जवाब ना ही होगा, क्योंकि दिन भर की धूप और गर्मी सहन कर वो फूल अपनी एनर्जी खो चुका होगा और मुरझाने की सिचुएशन में होगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है। हम अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे इंटेंशन से ही करते हैं, लेकिन एक बार हुआ डिले दूसरे कामों को अफेक्ट करता है। अगर हम अपना सबसे जरूरी काम दिन की शुरुआत में कर लेते हैं तो उस वक्त उसके बिगड़ने या हमारे किसी वजह से डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। इसलिए लेखक फर्स्ट आवर रूल को हमें अपनाने को कहते हैं। किसी काम की कामयाबी का जोश हमें दिन भर एनर्जी देता रहता है, और जब हम अपने दिन का सबसे जरूरी काम दिन के पहले घंटे में कामयाबी से कर लेते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं। इसी से हमें एनर्जी मिलती है जो पूरे दिन बनी रहती है। इसी के साथ फर्स्ट आवर रूल हमें अपने दिमाग को फोकस करने में हेल्प करता है, क्योंकि उस फर्स्ट आवर में हमें केवल इंपॉर्टेंट टास्क करना होता है, जिसे करते हुए मोबाइल, ईमेल्स, न्यूज़पेपर, किसी को भी हमारे रास्ते में आना मना होता है। इस रूल को आदत बनाना शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन जिस काम को करने के लिए हम बार बार अपने दिमाग को ट्रेन करते रहते हैं वो फिर बड़ी जल्दी ही हमारी आदत में शामिल हो जाता है। आप सुन रहे हैं डेविड कैविडी की लिखी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की हिंदी ऑडियो बुक समरी। क्लॉक टाइम और इवेंट टाइम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने फर्स्ट आवर रूल के बारे में जाना, लेकिन यह जरूरी नहीं कि रूल हर इंसान अपनी लाइफ में कामयाबी से इंप्लीमेंट कर सके। पिछले कुछ एपिसोड में हमने यह भी जाना कि कुछ लोग सुबह की जगह रात को ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों का फर्स्ट आवर रूल को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि रात का वक्त जो कि सोने का समय होता है, उस वक्त कोई कैसे ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है? रात को नींद ना आने पर भी हम कुछ ना करने के मूड में होते हैं। हम ये पहले ही जान चुके हैं कि किसी भी क्रिएटिव काम को करने के लिए डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों का ही होना बहुत जरूरी होता है। हमारे कुछ न करने के मूड में यूजुअली हम डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, और हायर एनर्जी होने की सिचुएशन में हम कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं। जो लोग अपनी एनर्जी को दिन के अंत तक
मेंटेन करने में सफल हो जाते हैं, वो लोग रात के वक्त भी अपनी क्रिएटिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। हमें एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है कि जो काम पहली बार में नहीं हो पाता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो काम हमसे कभी नहीं हो पाएगा। अगली बार फिर से करने से उस काम में हमारे सफल होने की संभावना कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। आगे बढ़ने से पहले लेखक हमें लाइफ का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। क्या आपने क्लॉक टाइम और इवेंट टाइम के बारे में सुना है? नहीं भी सुना है तो डेविड इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि दुनिया में कुछ लोग क्लॉक टाइम को फॉलो करते हैं और कुछ लोग इवेंट टाइम को। क्लॉक टाइम का मतलब है सब कुछ घड़ी की सुइयों के अनुसार करना, जैसे 9 बजे ऑफिस जाना, 10 बजे मीटिंग अटेंड करना, 12 बजे लंच लेना। लेकिन जो लोग इवेंट टाइम को फॉलो करते हैं उनको क्लॉक टाइम की परवाह नहीं होती है। उनकी सारी एक्टिविटीज इवेंट पर आधारित होती है। जैसे कि मीटिंग करने के जब कोई एजेंडा हो तब मीटिंग करना, भूख लगने पर ही खाना खाना। अगर हम आज से कुछ साल पीछे जाकर पहले के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि उनकी लाइफ की सारी एक्टिविटीज इवेंट पर ही आधारित होती थी। पहले के लोग सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने चले जाते थे। जब सूरज आसमान के बीचों बीच नजर आने लगता था तो उस वक्त वो दोपहर का खाना खा लेते थे। हम अब जो कुछ भी माइंड मैनेजमेंट को लेकर जानेंगे उनमें क्लॉक टाइम और इवेंट टाइम की बात भी होगी, इसलिए इस बारे में हमारा ये जानना बहुत जरूरी था। आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस बुक समरी की शुरुआत में हमने फ्रेडरिक टेलर की टेलरिज्म मेथड के बारे में जाना था, जो कि किसी भी इंसान की प्रोडक्टिविटी को टाइम से मेजर करती है। इंसान की लाइफ में जो भी काम टाइम के मेजरमेंट के अनुसार होते हैं वो सब क्लॉक टाइम पर डिपेंड होते हैं। जो भी काम क्लॉक टाइम पर डिपेंड होते हैं उसे करने के लिए हर इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आजकल की ज्यादातर जॉब्स टाइम क्लॉक पर ही डिपेंड है और उसी आधार पर ज्यादातर काम होते हैं। यही वजह है कि आजकल की जॉब्स में लोगों को ज्यादा टेंशन और डर होता है। लेखक कहते हैं कि कोई भी क्रिएटिव टास्क क्लॉक टाइम में फिट होकर नहीं किया जा सकता है। उसे करने के लिए इंसान का इवेंट टाइम फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है, इसका जवाब डेविड हमें पिछले कुछ एपिसोड में बातें करते हुए दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पिछले कुछ एपिसोड में आपने क्रिएटिव इंसाइट के बारे में सुना था, जो अचानक से ही हमारे दिमाग में एक जानदार विचार के आने से होती है। क्रिएटिव टास्क जबरदस्ती से नहीं किए जा सकते और न ही करवाए जा सकते हैं। इन्हें कोई भी इंसान तभी अच्छी तरह से कर सकता है जब वो उसके क्रिएटिव स्वीट स्पॉट में हो और क्रिएटिव इंसाइट को महसूस कर रहा हो। यही वजह है कि क्रिएटिव टास्क इवेंट पर आधारित होते हैं। इस बुक समरी के एक एपिसोड में आपको कुछ पहेलियां सॉल्व करने के लिए दी गई थी। उम्मीद है कि आपने उसे अब तक सॉल्व कर लिया होगा। वैसे न भी किया हो तो उसके जवाब के बारे में हम इस बुक समरी के आखिरी एपिसोड में ही बात करेंगे, तो तब तक आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जब इंसान कोई भी पहेली या शब्दों पर आधारित पहेली को सॉल्व करता है तो वो या तो एनालिटिक तरीके से सॉल्व कर सकता है या क्रिएटिव तरीके से। दोनों ही तरह से सॉल्यूशन मिल तो जाता ही है, लेकिन अंतर यहां क्लॉक टाइम और इवेंट टाइम का हो जाता है। एनालिटिक तरीके से कोई काम करना मतलब उसे डिफाइन किए गए स्टेप्स के अनुसार ही पूरा करना। जो काम किसी स्टेप्स को फॉलो कर किया जाता है वो टाइम और डेडलाइन से जुड़ जाता है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि इवेंट पर आधारित टास्क करने से इंसान अपने अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी महसूस करता है। जब इंसान पॉजिटिव मूड में होता है तो अपने इंसाइट से अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाता है। अब माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक्स का यूज करते हुए हमें क्लॉक टाइम फॉलो करना चाहिए या इवेंट टाइम? इस सवाल का जवाब हम आगे जानेंगे। जो लोग ज्यादा बिजी रहते हैं उनकी क्रिएटिविटी कम होती जाती है। रिसर्च से ऐसा पाया गया है कि कुछ हद तक बिजी होने पर क्रिएटिविटी 19% तक कम हो जाती है और बहुत ही ज्यादा बिजी होने पर यह 45% तक कम हो जाती है। बहुत से लोग टाइम को मनी के साथ कंपेयर करते हुए उसे बहुत कीमती मानते हैं। यह सोच वैसे गलत तो नहीं है, लेकिन अगर टाइम को मनी के साथ जोड़कर देखा जाता है तो उसके नुकसान और फायदे भी हमारे पास पैसे होने और न होने की सिचुएशन की तरह ही होते हैं। जब हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं तो हम उसे कहीं इन्वेस्ट कर उससे ज्यादा पैसे बना लेते हैं, लेकिन वहीं पैसों की कमी होने पर हमें पैसा किसी से उधार लेना पड़ता है, जिसके लिए हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। मतलब एक बार उधार ले लेने पर हम अपने भविष्य की कमाई और बचत को भी कम कर रहे होते हैं, क्योंकि अपने लगाए हुए पैसों से ही तो हम उधार लिए हुए पैसों पर इंटरेस्ट भर रहे होते हैं। ठीक इसी तरह
जब हम बिजी होते हैं तो हमारे पास समय की कमी होती है और वो समय हम अपने दूसरे काम को करने के समय से उधार लेते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को खोकर अपने टाइम पर इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। कम बिजी होने पर 19% और ज्यादा बिजी होने पर 45% इंटरेस्ट। है ना ये बहुत ही ज्यादा घाटे का सौदा। हमारे एक दिन बिजी होने पर हमारी क्रिएटिविटी पर उसी दिन असर नहीं पड़ता है, बल्कि उसका असर हमारे अगले दिन की क्रिएटिविटी पर भी पड़ता है। जब ऐसा होना लगातार होता जाता है, मतलब कि हम अपने 24 घंटों में से किसी और काम को करने के लिए डिसाइड किए गए समय से थोड़ा सा समय उधार रोज लेने लगते हैं, तो हमारी लाइफ इम्बैलेंस होने लगती है। ज्यादातर किस्सों में वो वक्त हम अपने नींद के घंटे कम कर ले लेते हैं। नींद ठीक से न होने पर या जरूरत के अनुसार पूरी न होने पर वो हमारे क्रिएटिव इंसाइट को नेगेटिव रूप से प्रभावित करती है। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हमें जरूरत के अनुसार क्लॉक टाइम और इवेंट टाइम में से किसी एक को चुनना पड़ता है। कब कौन सा टाइम चुना जाए ये हर इंसान की लाइफ की सिचुएशन पर डिपेंड होता है। वैसे सभी काम क्लॉक टाइम पर नहीं किए जा सकते और ना ही सारे काम इवेंट टाइम पर किए जा सकते हैं। यहाँ ये ध्यान देने लायक है कि किसी भी क्रिएटिव काम को करने के लिए हमें डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों ही तरह की थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। इवेंट टाइम हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए स्पेस देता है और क्लॉक टाइम हमारे माइंड को कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए सेट करता है। क्लॉक टाइम हमें किसी भी काम के लिए कुशल बनाता है और इवेंट टाइम हमें प्रभावी बनाता है। समय के बारे में आज तक जो भी थ्योरी दी गई हैं वो सब अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन समय को लेकर मजेदार बात तो ये है कि सदियों पहले समय को मेजर करने के लिए कोई मेथड नहीं था। तब भी लोगों के काम होते थे और अगर देखा जाए तो समय को 24 घंटों की टाइम लिमिट में इंसानों ने ही बांधा है। नेचर के हिसाब से अगर देखें तो हर सीजन में दिन और रात के घंटे अलग अलग होते हैं। गर्मियों में दिन रात की तुलना में बड़े होते हैं तो सर्दियों में रात दिन की तुलना में बड़ी होती है। इसी तरह समय के कैलकुलेशन को परफेक्ट बनाने के लिए हर चौथे साल लीप ईयर रखा जाता है। तो समय का ये कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है जो किसी भी क्रिएटिव टास्क को पूरा करने के लिए सही नहीं है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि समय के साथ रेस करना बेवकूफी है, समझदारी इसके साथ माइंडफुल होकर चलने में ही है। क्रिएटिविटी की 4 स्टेजेस। फेमस नॉवेलिस्ट रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने कहा है कि हमें अपने दिन को उस फसल से जज कभी नहीं करना चाहिए जो हम काटते हैं, बल्कि उस बीज से करना चाहिए जिसे हम बोते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हैं तो कभी ना कभी तो आपने भी अपनी लाइफ में यह महसूस किया ही होगा कि किसी दिन किस क्रिएटिव काम को पूरा करने के लाखों प्रयास करने के बाद भी हम उसे पूरा कर ही नहीं पाते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है या फिर हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया है। किसी भी काम को पूरा न कर पाने से जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो रात को चैन से सोने नहीं देता है और दिन को ठीक से काम नहीं करने देता है। ये प्रॉब्लम हर उस इंसान के साथ होती है जो किसी ना किसी तरह से किसी क्रिएटिव टास्क से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ लेखक हमें हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड 4 स्टेजेस के बारे में बता रहे हैं। पहली स्टेज होती है प्रिपरेशन, यानी कि किसी काम को करने की तैयारी। लेखक कहते हैं कि इस स्टेज में हमारे सारे टास्क को हम पूरा करने के लिए जरूरत की चीजें सीख रहे होते हैं या कोई रिसर्च कर रहे होते हैं या डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। दूसरी स्टेज इंक्यूबेशन होती है। ये प्रिपरेशन स्टेज के बाद की वो स्टेज होती है जब हमारे पास हमारे काम को करने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन हमने उस काम को करने की शुरुआत नहीं की होती है। एक्चुअली ये वो स्टेज है जब हम क्रिएटिव टास्क के बारे में एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हो सकता है हम कुछ सोच रहे होते हैं या कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं। तीसरी स्टेज है इल्यूमिनेशन। सरल शब्दों में इसका मतलब होता है चमकना या तेज रोशनी मिलना। ये क्रिएटिविटी की आहा मोमेंट होती है जो अचानक से ही आती है। इस स्टेज में हमें अपना कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। ये स्टेज कभी आ सकती है। हो सकता है आप नाश्ता कर रहे हों और कोई अमेजिंग आइडिया आपके दिमाग में फ्लैश हो जाए। फाइनल और चौथी स्टेज है वेरिफिकेशन। इस स्टेज में हम इल्यूमिनेशन स्टेज में आए आइडियाज को इवेल्युएट करते हैं और अपने क्रिएटिव वर्क को फाइनल टच देते हैं। डेविड अपनी राइटिंग को लेकर क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम से परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने क्रिएटिविटी की इस 4 स्टेजेस के बारे में जाना
इन स्टेजेस की पावर का पता पहली बार चला। वो कहते हैं कि जब इन स्टेजेस की पावर का पता पहली बार चला, वो कहते हैं कि जब वे कुछ लिख नहीं पा रहे थे तो वो रिसर्च कर लिखने के लिए आइडियाज ढूंढ रहे थे। वो उनकी प्रिपरेशन स्टेज थी, रात की नींद उनकी इंक्यूबेशन स्टेज थी और उनके सुबह के राइटिंग सेशन इल्यूमिनेशन स्टेज थे। फाइनली जब वो अपनी राइटिंग को एडिट कर रहे थे तो वो उनकी क्रिएटिविटी की वेरिफिकेशन स्टेज थी। दोस्तों, क्रिएटिविटी की ये चारों स्टेज इंसान की जिंदगी में 4 दिन में ही नहीं आती। कई बार पहली स्टेज से चौथी स्टेज और आखिरी स्टेज तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। ऑथर का ये मानना है कि हमें अपनी क्रिएटिविटी को लेकर कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन उसे लेकर खड़ी हो रही प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जब हम एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में एक ही समय में सोचते हैं और उनको एक साथ सॉल्व करने की ट्राई करते हैं तो हम खुद अपने माइंड को लिमिट कर देते हैं। ऐसा करने से हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठीक से नहीं ला पाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारा दिमाग बहुत शार्प होता है, लेकिन किसी काम के बारे में सोचने की उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमारा दिमाग 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक वो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है और दूसरा वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने वाला पार्ट हमारी जिंदगी के बहुत से पुराने इंसिडेंट्स को स्टोर कर रखता है, इसलिए हमें बड़े हो जाने पर भी अपने चाइल्डहुड की कुछ बातें याद रहती हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि वो किसी भी बात या इंसिडेंट को एक लंबे समय तक स्टोर कर नहीं रख सकता है और छोटी छोटी बातों को ही हमारे दिमाग का ये पार्ट स्टोर कर पाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्रेडिट कार्ड का नंबर है, जो 4 या 5 अलग डिजिट्स में डिवाइड होता है ताकि हमारे दिमाग का शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला पार्ट उसे काम होने तक याद रख सके। हमारे दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले इस पार्ट को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर कर पाता है जिस पर हम अपने काम के वक्त सोच रहे होते हैं। माइंड को मैनेज करने की प्रोसेस में हमारे ब्रेन के इन दोनों पार्ट्स का एक दूसरे के साथ सिंक होना बहुत जरूरी है। न्यूरो साइंटिस्ट्स इसे इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, हमारे ब्रेन के ये दोनों पार्ट्स एक थिएटर की तरह होते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला पार्ट्स स्टेज की तरह होता है जिस पर एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला पार्ट ऑडियंस की तरह होता है जो स्टेज पर एक्टर्स की हो रही एक एक मूवमेंट को कैप्चर करता है और उसे स्टोर करता है। अब यदि स्टेज पर एक साथ बहुत सारे एक्टर्स एक साथ परफॉर्म करने लगे तो क्या ऑडियंस हर एक एक्टर्स के परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट हो सकेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान एक ही समय में किसी एक जगह पर ही अपनी अच्छी तरह से फोकस कर सकता है, और जब वो एक से ज्यादा जगह पर एक साथ फोकस करने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक ऐसी ही हालत हमारे दिमाग की होती है जब हम एक साथ एक ही समय पर बहुत सी बातों पर फोकस करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे ब्रेन का शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला पार्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले पार्ट के साथ ठीक से सिंक नहीं हो पाता है और हम इरिटेट होने लगते हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। अगर हम माइंडफुल होकर अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्रिएटिविटी की दूसरी स्टेज का इंक्यूबेशन पीरियड इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। हमारी क्रिएटिविटी की ये स्टेज तभी एक्टिव होती है जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं। ऐसा करते हुए हमारे ब्रेन की बहुत ज्यादा पावर उसे होने लगती है और हम कुछ भी क्रिएटिव ना तो कर पाते हैं और ना ही सोच पाते हैं। ऐसे में हमारे ब्रेन की सिचुएशन ट्रैफिक जैम की तरह हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में हमें माइंडफुल रहकर इंक्यूबेशन पीरियड पर फोकस करना चाहिए और थोड़े वक्त के लिए हमारे दिमाग में चल रहे सब विचारों को एक साइड कर कोई ऐसा दूसरा काम करना चाहिए जो हमें रिलैक्स कर सके, या फिर हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। ऐसा कर लेने से हमारी क्रिएटिविटी का इंक्यूबेशन पीरियड एक्टिव होकर जो भी इररिलेवेंट थॉट्स होते हैं उनको वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से डिलीट कर देता है और हमारा दिमाग फिर से चार्ज हो जाता है। दोस्तों, क्रिएटिविटी एक ऐसी पेनफुल जर्नी है जो लाइफ लॉन्ग प्लेजर देती है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में अपने प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं और ब्रेन के ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं तो क्रिएटिविटी की चारों स्टेज का माइंडफुल होकर इंप्लीमेंट करने से आपकी प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाएगी। 7 मेंटल स्टेज और क्रिएटिविटी। ऑथर का कहना है कि हमें किसी को भी काम को रोकने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला, मैं कौन से तरह का काम अभी करना चाहता हूं। दूसरा, उस काम को करने के लिए मेरा मूड कैसा होना चाहिए। और तीसरा, पिछली बार मैंने कब ऐसा महसूस किया था।
किसी भी क्रिएटिव वर्क को करते हुए इंसान का मूड डिफरेंट सिचुएशंस और आसपास के माहौल के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि कोई राइटर बंद कमरे में बैठकर अच्छा फील करता है, तो किसी का मूड खुली हवा में बैठकर लिखने से अच्छा होता है। अलग अलग तरह के काम के अनुसार हमारा मूड और एनर्जी लेवल हर इंसान के केस में अलग होता है। हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत नहीं होती है, और ना ही उसे करने में हमें अपनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ऑथर इस तरह के काम को शैलो वर्क, यानी कि जो ज्यादा गहरा ना हो, ज्यादा झंझट वाला काम ना हो, इसी तरह जिस काम को करने के लिए हमें ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत पड़ती है और उसे करने में हमारी बहुत सी एनर्जी भी लग जाती है, उसे ऑथर डीप वर्क कहते हैं। हमारा मूड दोनों ही तरह के कामों को करते हुए एक सा नहीं रहता है, और अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ऑथर क्रिएटिविटी को लेकर हमारे दिमाग की 7 मेंटल स्टेट के बारे में बात करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है वो 7 मेंटल स्टेट। हमारी लाइफ में बहुत से काम करने की बहुत बड़ी लिस्ट होती है। उनमें से हमें कब कौन सा काम करना है ये हम ही डिसाइड करते हैं। किसी भी काम को पहले करने को डिसाइड करने की जो ये प्रोसेस होती है, वो भी पहली मेंटल स्टेट होती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। इसे प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट कहा जाता है, जहां हम ये निश्चित करते हैं कि आज अभी हमें कौन सा काम पहले करने की जरूरत है, कौन सा काम हमारे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है और कौन सा नहीं। एक बार प्रायोरिटी डिसाइड कर लेने के बाद हम उसे करने के लिए क्यूरियस होते हैं। अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से हम उस काम को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करते हैं और उस पर रिसर्च भी करते हैं। ऑथर इसे सेकंड और थर्ड मेंटल स्टेट कहते हैं, जिसे उन्होंने एक्सप्लोर एंड रिसर्च मेंटल स्टेट कहा है। अगली मेंटल स्टेट होती है जिसे जनरेट मेंटल स्टेट कहा जाता है। इस स्टेट में हमने जो भी तैयारी प्रायोरिटी एक्सप्लोर एंड रिसर्च स्टेट में की होती है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब कि इस स्टेट तक हमारे काम की आउटलाइन तैयार होने के साथ साथ उसका एक रफ ड्राफ्ट भी तैयार हो जाता है, जिसे हमें अब केवल पॉलिश करने की जरूरत होती है। यहां ऑथर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब वो कोई आर्टिकल या बुक लिखने का काम शुरू करते हैं तो पहले वो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर उन्हें लिखना क्या है। तब ऑथर पहली मेंटल स्टेट में होते हैं। एक बार लिखने के लिए सब्जेक्ट या टॉपिक डिसाइड कर लेने के बाद वो उस पर रिसर्च करते हैं और अपने नॉलेज को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। यहां वो अपनी दूसरी और तीसरी मेंटल स्टेट में होते हैं। ये सब कर लेने के बाद जब वो उस आर्टिकल या बुक का ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं तो वो उनकी जनरेट मेंटल स्टेट होती है। इसके बाद लिखी हुई ड्राफ्ट कॉपी को एडिट कर उसे फाइनल करने की जो प्रोसेस होती है वो पॉलिश मेंटल स्टेट में होती है। दोस्तों, ऑथर के इस उदाहरण से आपको बताई हुई 5 मेंटल स्टेट के बारे में अच्छी तरह से पता तो चल ही गया होगा, लेकिन ऑथर आगे कहते हैं कि बची हुई 2 मेंटल स्टेट के बिना इन 5 मेंटल स्टेट का हो पाना पॉसिबल नहीं है। हमें हमारे क्रिएटिव काम को करने के साथ और भी बहुत से काम करना जरूरी होते हैं, जैसे कि हर महीने के पेंडिंग बिल्स भरना, फैमिली की जरूरतों को पूरा करना, घर को साफ रखना, और भी बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो हम रोज या वीक में एक बार या महीने के आखिरी में करते हैं। इन काम को करने के लिए जो मेंटल स्टेट होती है उसे ऑथर ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट कहा है। सीधी सी बात है, अगर आप एक ऑथर हैं और सारा दिन केवल लिखने में ही बिता देते हैं, या अगर आप एक म्यूजिशियन हैं और अपना सारा दिन केवल म्यूजिक को ही देते हैं और अपनी लाइफ के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को ठीक से नहीं करते हैं, तो लाइफ इम्बैलेंस ही हो जाती है। इसलिए ऑथर ने इस काम को करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट को सबसे जरूरी स्टेट बताया है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी मेंटल स्टेट है रिचार्ज मेंटल स्टेट। रिचार्ज मतलब अपनी थकान और बोरियत को दूर कर फिर से उस काम को करने की एनर्जी हासिल कर लेना। इस मेंटल स्टेट में हम या तो सो रहे होते हैं, या फैमिली के साथ वैल्यूएबल टाइम बिता रहे होते हैं, या फिर अपनी पसंद की मूवी देख रहे होते हैं। यह भी हो सकता है कि हम वेकेशन पर कहीं घूमने भी गए हों। जैसे कि मोबाइल की बैटरी के डाउन होने पर उसे रिचार्ज करना जरूरी होता है, उसी तरह हमारा रिचार्ज होना भी उतना ही जरूरी है। एक बार जब हम अपने दिमाग की इन 7 मेंटल स्टेट्स को अच्छी तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं, तो पिछले कुछ एपिसोड में बताई गई क्रिएटिविटी की 4 स्टेजेस को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि 7 मेंटल स्टेट्स के बारे में अब तक सुनी गई बातें आपको थोड़ी सी
मुश्किल और कंफ्यूजिंग लगें, लेकिन क्योंकि ये सारी स्टेजेस एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई होती हैं कि सबके बीच एक क्लियर डिफरेंस क्रिएट कर पाना मुश्किल ही होता है। ऑथर के अनुसार जैसे जैसे हम माइंडफुल होकर अपने काम के दौरान इन स्टेजेस को भी ध्यान में रखना शुरू कर देते हैं, तो बाय एक्सपीरियंस से हमें इन सभी स्टेजेस के बीच डिफरेंस करना समझ आने लगता है। अगर हम किसी गलत मेंटल स्टेज में रहकर कोई काम कर रहे हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारे पास कोई क्लियर विजन नहीं होता है। सही मेंटल स्टेट में किसी भी काम को करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों, अभी तक हमें क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें सुनी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और अगर पता था भी तो हम ये नहीं पता था कि उसे और अच्छी तरह से कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ऑथर आगे और इस बारे में बताते हुए कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग और किसी भी क्रिएटिव टास्क पर हमारे आसपास के माहौल का असर जरूर होता है। ऑथर बताते हैं कि हर इंसान के पास उसका एक क्रिएटिव स्पेस होता है, और ये हर किसी का ये क्रिएटिव स्पेस उसकी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ऑथर क्रिएटिव स्पेस को लेकर आगे जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो समझने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन उससे हमारी क्रिएटिविटी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। हम उन सभी बातों को यहां बड़े ही आसान शब्दों में कोशिश करेंगे। जब हम किसी इंसिडेंट या किसी थॉट के बारे में जितना गहराई और दूर से देखते या सोचते हैं, हमारे थॉट्स उतने ही गहरे होते जाते हैं और हमारा माइंडसेट एक बहुत बड़े लेवल पर काम करने और सोचने के लिए तैयार हो जाता है। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को कॉन्स्ट्रुअल लेवल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसी तरह जब हम अपने आसपास के माहौल को अच्छी तरह से देख सकते हैं और उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक कंफर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम सभी ऐसे घर या ऐसी जगह में रहना पसंद करते हैं जहां हम खुद को सेफ महसूस कर सकें। ठीक यही बात हमारी क्रिएटिविटी पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। ये तो आपने भी अनुभव किया ही होगा कि किसी भी क्रिएटिव काम को करने के लिए जब तक हमें उसके अनुकूल माहौल नहीं मिलता है या हम वैसा माहौल जब तक क्रिएट नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे लिए उस क्रिएटिव काम को पूरा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को प्रोस्पेक्ट रिफ्यूज थ्योरी के नाम से जानते हैं। सही मेंटल स्टेट में उसके अनुकूल काम करने के लिए हमें उसके अनुसार कंफर्टेबल माहौल बनाना इसीलिए जरूरी हो जाता है। ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए खुले वातावरण की तलाश करना चाहिए। अगर आप ऑथर हैं या म्यूजिशियन हैं या किसी भी क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हैं, तो आपने कभी ना कभी ये अनुभव तो जरूर किया होगा कि किसी नदी का किनारा, ठंडी हवा या पेड़ पौधों के बीच रहने पर आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। अगर ये अनुभव नहीं किया है तो एक बार कर लेने जैसा है। इसी तरह किसी भी एनालिटिक काम को करने के लिए क्लोज स्पेस यानी कि बंद कमरा ज्यादा अनुकूल होता है। क्रिएटिविटी को लेकर ऑथर के बताए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ इस तरह होगा। हमारे माइंड की 7 स्टेट्स में से प्रायोरिटाइज, एक्सप्लोर और जनरेट स्टेज के लिए ओपन स्पेस ज्यादा कंफर्टेबल होगा। इसी तरह रिसर्च, पॉलिश और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेज के लिए क्लोज स्पेस ज्यादा अनुकूल होगा। इसी तरह हमारे आसपास मौजूद लोगों की आपस में हो रही बातों से भी हमारी क्रिएटिविटी अफेक्ट हो सकती है। वैसे ये बात हर इंसान के केस में अलग अलग तरह से अफेक्ट करती है। कोई क्रिएटिव काम को करते हुए बिल्कुल भी आवाज सहन नहीं कर सकता है या उस आवाज से वो बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो किसी को उन आवाजों से कोई फर्क न पड़ता हो। किसी भी काम को करते वक्त हमारी बॉडी की पोजीशन भी उस काम की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है, इसलिए अपने कंफर्ट के अनुसार हमारी बॉडी पोजीशन का होना जरूरी है। अपनी मेंटल स्टेट के अनुसार हम अपनी सिटिंग पोजीशन बदल सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे आसपास के पूरे एनवायरनमेंट पर हमारा पूरा कंट्रोल कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हम हमारी मेंटल स्टेट के अनुसार अपने लिए जितना ज्यादा कंफर्टेबल माहौल बना सकते हैं, हमें उसके लिए ट्राई करते रहना चाहिए। यही कारण है कि आजकल घर, बिजनेस सेक्टर्स, ऑफिस, शॉप्स, सभी जगहों पर इंटीरियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहकर ही कुछ ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों, ऑथर की बताई अब तक की सारी टेक्निक्स को यूज कर हम अपनी ढेर सारी मेंटल एनर्जी को सेव कर सकते हैं।
हमारी मेंटल एनर्जी हमारी लाइफ का फ्यूल है, इसे यूं ही वेस्ट मत होने दीजिए। माइंड मैनेजमेंट को लेकर अब तक आपने जो कुछ भी सुना वो एक तरह की जर्नी है, अपने माइंड और टाइम को मैनेज करने के तरीकों को सीखने की। इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए आइए चलते हैं हम अपने अगले एपिसोड की तरफ। सुनते रहें कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। क्रिएटिव साइकिल। आपने भी शायद कभी ये ऑब्जर्व किया हो कि हम जहां कहीं भी रह रहे हों वहां के माहौल में, नेचर में एक रिदम यानी कि ताल होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी गाने में होती है। सूरज के निकलने का एक वक्त होता है और उसके डूबने का भी एक वक्त होता है जो हर सीजन के अनुसार बदलता रहता है। ठीक इसी तरह हर सीजन में कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सब कुछ समय के हिसाब से एक रिदम में होता है, और जब ये रिदम हमारी लाइफ में भी क्रिएट होने लगती है तो हमारी मेंटल एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। ऑथर इसी रिदम को क्रिएटिव साइकिल कहते हैं, मतलब कि हम अपनी क्रिएटिविटी स्टेजेस और मेंटल स्टेट्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं, और जब इस रिपीटेशन से एक रिदम क्रिएट होने लगती है तो हम और ज्यादा क्रिएटिव अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि जब हम अपने क्रिएटिव साइकिल को अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं तब टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। क्रिएटिव साइकिल सही तरीके से तभी मैनेज हो पाता है जब हम अभी तक ऑथर की बताई गई टेक्निक्स का यूज कर अपने माइंड को अच्छी तरह मैनेज और कंट्रोल करने लगते हैं। इसका मतलब साफ है कि अपने माइंड को एक बार मैनेज कर लेने के बाद हमें टाइम को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो फिर अपने आप ही मैनेज होने लगता है। हमारी लाइफ में हमें रोज रोज करने को बहुत से काम होते हैं। अगर हम उन कामों को करने के लिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार नहीं करते हैं तो सब कुछ मिसअप होने लगता है। इस मिसअप से बचने के लिए ऑथर हमें सलाह देते हुए कहते हैं कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी किसी काम को कल पर टालने की होती है। जो काम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है और अर्जेंट भी नहीं होता है, उसे हम कोई रीजन न होने पर कल पर टालने की कोशिश करते हैं। ऑथर ऐसा करने से बिल्कुल मना करते हैं। जब हम बिना किसी रीजन के आज के किसी काम को कल पर टालते हैं तो हम कल के लिए अपने टास्क की लायबिलिटी बढ़ा लेते हैं, और वो ही हमारे लाइफ में मिसअप क्रिएट करने के लिए काफी होता है। देखा जाए तो पूरे दिन में हमारे पास कंप्लीटली 8 घंटे किसी काम को करने के लिए होते हैं। हम बड़ी आसानी से अपने क्रिएटिव साइकिल के अंदर रहते हुए किसी भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात भी सही है कि इन 8 घंटों में कल पर काम का एक बड़ा हिस्सा टाल देने के लिए विचार करने का भी काफी वक्त होता है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि अगर हम उन 8 घंटों में से केवल 2 घंटे भी अपने क्रिएटिव काम के लिए ब्लॉक कर उसे करने में अपनी एनर्जी लगा दें तो उस काम के एक बड़े हिस्से को कल पर टाल देने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। हमारा पूरा क्रिएटिव सिस्टम कप केक बनाने की प्रोसेस की तरह होता है। कप केक को जब बनाया जाता है तो हर एक कप में केक का तैयार आटा बेक करने के लिए डाला जाता है। केक के हर कप में एक सा ही इंग्रेडिएंट डाला जाता है, एक सी ही टॉपिंग होती है और उसे एक से ही टेम्परेचर पर बेक किया जाता है। लेकिन जब वो कप केक तैयार होता है तो हर कप केक का टेक्सचर और टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। ऐसा ही कुछ हमारा क्रिएटिव सिस्टम भी होता है। हम किसी भी क्रिएटिव काम के बारे में सोचते हुए कप केक को बेक करने की प्रोसेस की तरह एक्ट करते हैं। हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी के साथ साथ और भी कई सारे काम होते हैं और उन काम को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर हम किसी एक प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज्यादा उलझ जाते हैं तो उस वक्त हम अपनी सारी एनर्जी केवल एक कप केक बनाने जैसी प्रोसेस में वेस्ट कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हम किसी भी क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हैं तो हमें हमेशा सीरीज ऑफ कप केक के बारे में ही सोचना चाहिए। मतलब कि किसी भी एक टास्क या प्रॉब्लम को लेकर कभी भी स्टक नहीं हो जाना चाहिए। इसी तरह हमारी क्रिएटिव साइकिल को क्रिएटिव डोज भी अफेक्ट करता है। क्रिएटिव डोज और कुछ नहीं बल्कि एक तरह से ये दवा का काम करता है। इसे ठीक से समझने के लिए डेविड एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब कभी हमें अपने क्रिएटिव टास्क को लेकर कोई आइडिया आए या कोई विचार आए तो उसे हमें कहीं नोट कर लेना चाहिए। ये आइडिया या थॉट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि शॉर्ट स्टोरी का कोई प्लॉट, किसी पेंटिंग को बनाने का विचार या कोई सॉन्ग को कंपोज करने का आइडिया। ऐसा कर लेने के बाद हमें उसके बारे में फिर आगे कुछ सोचना नहीं चाहिए और उसे अगले दिन के लिए छोड़ देना चाहिए और अगले दिन उस पर फिर से थोड़ा सा काम करना चाहिए।
ऐसा करने से वो काम बहुत ही परफेक्शन के साथ पूरा होगा। ऑथर इन छोटे छोटे आइडियाज को ही क्रिएटिव डोज कहते हैं। ये एक दवा की तरह काम करते हैं जिसका केवल एक छोटा सा डोज ही हमारे शरीर के लिए काफी होता है। इस तरह के क्रिएटिव डोज का फायदा ये होता है कि हम किसी भी क्रिएटिव टास्क को कल पर नहीं टालते हैं और उस पर रोज थोड़ा थोड़ा काम करते जाते हैं। कोई भी क्रिएटिव टास्क यदि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो उसे कल पर टाले जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और क्रिएटिव डोज उस पॉसिबिलिटी को कम कर देते हैं। जब हम किसी भी नई बात के बारे में जानते हैं और अचानक से उसे ऑब्जर्व करना भी शुरू कर देते हैं और जब हम किसी क्रिएटिव प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचने लग जाता है। ऑथर यहाँ पर एक और उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने स्पेनिश भाषा सीखना शुरू किया था तो वो रोज सुबह नाश्ता करते वक्त 15 मिनट तक एक स्पेनिश मूवी का एक ही सीन बार बार देखते थे। पहले कुछ दिन तो उनको कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे वो रोज उसी मूवी के उसी एक पार्ट को देखते गए तो उनके दिमाग ने मूवी के डायलॉग्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। वो मूवी देखने के साथ इंग्लिश में उसके सबटाइटल पर नजर रखते थे, लेकिन जैसे जैसे उनके दिमाग ने स्पेनिश मूवी के डायलॉग्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया और उसे वो अंग्रेजी के शब्दों के साथ कंपेयर करने लगे तो उस दिन से उनको थोड़ी थोड़ी स्पेनिश भाषा समझ आने लगी। किसी भी नई भाषा को सीखने की इस प्रोसेस में क्रिएटिव डोज ही इंसान को उस काम में आगे बढ़ने के लिए फ्यूल देता है। कुछ ऐसा ही किसी भी तरह के क्रिएटिव काम के साथ भी होता है। इन क्रिएटिव डोज को समय समय पर लेते रहने से हमारी प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ने लगती है। दोस्तों, हमारी लाइफ हर समय एक सी नहीं होती है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं और इन्हीं के साथ चलते हुए हमें अपने सारे काम पूरे करने होते हैं। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के ऑथर डेविड की लाइफ में भी कुछ ऐसा अनसर्टेन हुआ था। एक दिन उनकी मदर को अचानक से ब्रेन हैमरेज हुआ और वो कोमा में चली गई थी। डेविड के लिए वो समय बहुत ही मुश्किल समय था, लेकिन उनका कहना है कि अपनी लाइफ की मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपने क्रिएटिव सिस्टम को एक्टिव रख सकता है। इसे एक्टिव रख पाना केवल और केवल माइंड को मैनेज और कंट्रोल करने पर ही पॉसिबल हो सकता है। अपनी लाइफ के उन मुश्किल दिनों में भी डेविड ने अपने क्रिएटिव काम को छोड़ा नहीं, लेकिन रोज उसे थोड़ा थोड़ा करते गए। आज आप डेविड की किताब की जो ये बुक समरी सुन रहे हैं, उस किताब को डेविड ने अपनी मदर कोमा वाली सिचुएशन में ही पूरा किया। डेविड कहते हैं कि मुश्किल समय में क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए क्रिएटिव डोज बहुत काम आते हैं, जिससे हमारा क्रिएटिव साइकिल एक्टिव बना रहता है। सिंपल सा उदाहरण है, कोई राइटर अगर रोज 250 शब्द लिखता रहे तो वो 200 दिनों में बड़ी आसानी से अपनी कोई भी बुक पूरी कर सकता है। इसी तरह हम अपनी लाइफ का कोई भी टास्क क्रिएटिव डोज के साथ बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। कोरोना पेंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर शुरू हुआ है, उसमें कई लोगों को अपने टाइम को मैनेज करने में बड़ी मुश्किल आ रही है। उस मुश्किल का केवल एक ही कारण है कि हम जरूरत से ज्यादा फोकस अपने टाइम को मैनेज करने में करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच रही छोटी सी दीवार के टूटने का खतरा हमारे सिर पर लगातार बना रहता है, वैसे में हमें माइंड मैनेजमेंट की जरूरत टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा है। दोस्तों, अब तक के सारे एपिसोड सुनकर आप ये तो अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि समय की कीमत समय के हिसाब से ही होती है और जब हम अपने माइंड से अपने टाइम को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हमारा समय हमारे लिए कब और कितना कीमती है ये हम खुद ही डिसाइड करने लग जाते हैं। ये सब सीखने के लिए हमें केवल इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। माइंड मैनेजमेंट को आसान स्टेप्स में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए ऑथर ये कहते हैं कि हमें ज्यादातर इवेंट टाइम का यूज करना चाहिए। जो काम इवेंट टाइम से न हो सके केवल उनको ही क्लॉक टाइम से करना चाहिए। इसी के साथ हमें अपने क्रिएटिव स्पॉट को जानना और पहचानना जरूरी है। इसे जानने के बाद अगर हम रोज रोज अपनी क्रिएटिव ब्लॉक्स को दूर करते रहते हैं तो हम अपनी मेंटल स्टेट को बड़ी आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। मेंटल स्टेट को मेंटेन करने के साथ साथ हमें क्रिएटिविटी की 4 स्टेज का भी ध्यान रखकर उसे इंप्लीमेंट करते रहना चाहिए। माइंड को मैनेज करने की टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर उससे बेस्ट रिजल्ट पाना कोई एक दिन का काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपने अब तक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के ऑथर डेविड की कही बातों को अगर ध्यान से सुना है तो उसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर बेस्ट रिजल्ट जरूर पा सकते हैं। दुनिया में जो लोग भी अपनी क्रिएटिविटी के दम पर आगे बढ़ते हैं वो इन सब टेक्निक्स का यूज जरूर करते हैं। उम्मीद है आपको अब तक के सारे एपिसोड पसंद आए होंगे।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस बुक समरी के आखिरी एपिसोड की तरफ, जिसमें आप जानेंगे एपिसोड 5 में पूछी गई पजल्स का जवाब। एपिसोड 11, पजल के जवाब। अपनी लाइफ की मुश्किलों को हैंडल करते हुए कुछ लोगों को कई चीजों से घबराहट होने लगती है। किसी एक चीज पर उनका कंट्रोल नहीं रहता और वो खुद को हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं। मेडिकल की भाषा में इसे एंजाइटी कहते हैं, लेकिन कई बार हेल्पलेस की ये फीलिंग होपलेस में बदलने लगती है, यानी कि इंसान अपने भविष्य से उम्मीद खो बैठते हैं। तब इस सिचुएशन को डिप्रेशन माना जाता है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे एंजाइटी है वो डिप्रेशन में भी हो या डिप्रेशन में घिरे हुए इंसान को एंजाइटी की शिकायत भी हो। एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों ही तरह की सिचुएशन इमोशंस से अटैच होने के साथ साथ माइंड और टाइम मैनेजमेंट से भी रिलेटेड होती हैं। ऐसी सिचुएशन में इंसान की क्रिएटिविटी उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम होती है। आपके आसपास अगर एंजाइटी या डिप्रेशन से परेशान कोई नजर आए तो आप ये बुक समरी उन लोगों को भी सजेस्ट करके एक अच्छा काम कर सकते हैं। इस बुक समरी में हमें अभी तक जो भी बातें सुनी वो हमारी क्रिएटिविटी को लेकर ही थी, लेकिन दोस्तों ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका उपयोग केवल क्रिएटिव कामों को पूरा करने के लिए ही कर सकते हैं। माइंड को मैनेज करने की टेक्निक्स हम सभी के लिए फायदेमंद हो सकती है और इसका यूज कर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हमारी सोच से भी बाहर हो। दोस्तों, उपलब्धि सिर्फ जो समाज की नजर में है वो नहीं है। बड़ी उपलब्धि तो वो है जब आप अपने दिमाग में बनाए गए दायरों को तोड़ें और आप समझें कि ये भी एक पॉसिबिलिटी मेरे लिए मौजूद है। जिंदगी में यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। आपने अब इस बुक समरी को सुनते हुए इस एपिसोड तक आए हैं, इसका मतलब यही है कि आपने अपनी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत कर दी है। इसी शुरुआत की आपको बधाई देते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एपिसोड 5 में पूछी गई पजल के जवाब। याद है ना दोस्तों, एपिसोड 5 में पूछी गई पजल? चलिए, अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से उसे यहां सुन लेते हैं। पहली पजल थी हरा आटा लाल पराठा, उसे मिलजुल कर सब सखियों ने बांटा। इस पजल का जवाब है मेहंदी। दूसरी पजल थी 3 अक्षर का मेरा नाम, पहला कटे तो राम राम, दूसरा कटे तो फल का नाम, तीसरा कटे तो करूं काटने का काम, बताओ क्या है मेरा नाम? इस पजल का जवाब है आराम। इस पजल को अगर आपने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है तो आप अपने क्रिएटिव स्पॉट को पहचानने में एक्सपर्ट हैं और अब आपको जरूरत है केवल ऑथर की बताई गई बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। यह जरूरी नहीं है कि आप सारी बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। आपकी लाइफ की सिचुएशन आपके काम के अनुसार जिस समय जो भी कॉन्सेप्ट आपको इंप्लीमेंट करने जैसा लगे उसे जरूर अपनी जिंदगी का साथी बना लें। ऐसा करते रहने से रिजल्ट आपको जरूर मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही ऑथर कुछ काम की टिप्स देते हुए कहते हैं कि दूसरे लोग हमारे काम या विचारों के बारे में क्या बोलते हैं उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद अपने आप को उनसे कहीं ज्यादा जानते हैं और समझते हैं। हमें कुछ क्रिएटिव लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। इसके लिए लेखक हमें बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने की सलाह देते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में बच्चों से ज्यादा क्रिएटिव और कोई नहीं होता है। उनकी कल्पना शक्ति एकदम खुली होती है और यदि हम उनके साथ में रहेंगे तो वो हमें हमेशा हमारी लिमिटेशन से बाहर की बातों के बारे में सोचना सिखा देंगे। सब कुछ जान लेने के बाद भी यदि हमें क्रिएटिव बनने में परेशानी हो रही है तो हमें एक बार अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। हर कोई क्रिएटिव होता है, लेकिन यदि हमें लगता है कि हम क्रिएटिव बनने के लायक नहीं हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम कभी भी क्रिएटिव नहीं बन सकेंगे। हम अपने ऊपर भरोसा बढ़ाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें अपने सोचने के तरीके को भी बदलते रहना चाहिए। रोज रोज किए जाने वाले काम को करने का तरीका भी कभी कभी बदल लेना चाहिए, जैसे कि किसी जगह जाने का अपना रास्ता बदल लें, टॉयलेट में जाकर कुछ पढ़ें, शहर में घूमते वक्त नई नई चीजों की तलाश करें। हाल ही में हुई एक रिसर्च के अनुसार ऐसे लोग जिनके पीछे नीले रंग की दीवार या अन्य उसी कलर का कोई बैकग्राउंड होता है वो किसी भी क्रिएटिव काम को ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसलिए इस बात को भी आजमाने में कोई बुराई नहीं है। क्रिएटिविटी को रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यदि हम किसी चीज को क्रिएटिव तरीके से करना चाहते हैं तो हमें इसे बार बार करते रहना चाहिए। हम जितना ज्यादा ऐसा करेंगे हम उतने ही ज्यादा क्रिएटिव भी बनते जाएंगे। ऑथर ये भी कहते हैं कि हमें अपने दिल की आवाज को हमेशा सुनना चाहिए। ऐसा करने से मन और दिमाग पर बोझ नहीं रहता है और हम कोई भी काम अपनी पूरी क्रिएटिविटी का यूज करके कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी के अनुभवों के बारे में सोचते रहना चाहिए
और फिर इसे किसी और तरीके से चेंज कर उसे क्रिएटिविटी का रूप दे देना चाहिए। जैसे कि अपने अनुभवों पर गाना बन सकता है, कोई पेंटिंग बन सकती है, या फिर कोई कोलाज या कोई शॉर्ट फिल्म भी तो बन सकती है। हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, इस बारे में केवल हम ही सोच सकते हैं। इसलिए हमें अपने इमोशंस को दुनिया में मौजूद अपने से जुड़े हुए हर एक इंसान के सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हर कोई हमारी इनर ब्यूटी को पहचान सके। दोस्तों, आपने इस बुक समरी को एंजॉय किया और ऐसा फील कर रहे हैं कि ये आपके लिए यूजफुल